अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक पेशेंट को अपने हॉस्पिटल की डिफरेंट सर्विसेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उसको कोई रिफ़ंड देना है तो वो कैसे देंगे, और सब कुछ करने के बाद जो डॉक्टर को उसका शेयर पे करना है वो किस तरह से हम करेंगे। एक पेशेंट हमारे पास आया है, वो हमारे पास एक डॉक्टर को दिखाने के लिए आया है। हम जनरेट टोकन के बटन पर जाएंगे। ये पेशेंट का एनरोलमेंट फॉर्म है। अगर पेशेंट पहली मर्तबा आया है तो ये पूरा फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन अगर वो पहले कभी आया हुआ है तो हम उससे उसका मोबाइल नंबर पूछेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट जितने भी पेशेंट हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। हम यहाँ से ही पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन पेज पर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये पेशेंट पहले हमारे पास आया है और इसके किसी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इसका एनरोलमेंट नंबर मौजूद है, अभी मैं इसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पिछले पेज पे जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि पेशेंट के एनरोलमेंट नंबर, विज़िट नंबर यानी पिछले टोकन नंबर पे, या लेबॉर्ट्री नंबर, या एडमिशन के एमआर नंबर के अगेंस्ट जो अगर हम इस फील्ड में डालेंगे और सिलेक्ट का बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेशेंट डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। जबकि जब मैंने मोबाइल नंबर डाला था तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ गई थी उस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड पेशेंट्स की। उसकी वजह ये थी कि एक फ़ादर अक्सर अपने बच्चों के को भी अपने मोबाइल नंबर पर ही रजिस्टर करवाता है। तो हम मोबाइल नंबर से मल्टीपल पेशेंट जो आएंगे उनमें से अपने मुतलका पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या प्रीवियस एनरोलमेंट नंबर, विज़िट नंबर, लैब नंबर या एमआर नंबर से डायरेक्टली पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों सूरतों में हम जिस पेज पे आएंगे ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ से हम मुतलका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। इन डिपार्टमेंट्स की सेटिंग पहले से ही हमारे एडमिन ने की होगी। मैं यहाँ से कंसल्टेंट ओपीडी क्लिनिक सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अपना मुतलका डॉक्टर। डॉक्टर के चार्जेस यहाँ पर खुद ब खुद आ गए हैं, बाकी चीज़ों को हमने नहीं छेड़ना, वो डिफ़ॉल्ट हैं और अमूमन ज़रूरत पड़ती भी नहीं है बाकी चीज़ों को छेड़ने की। यहाँ से मैं जनरेट टोकन करूँगा और इन डॉक्टर साहिब के लिए इस पेशेंट का टोकन जनरेट हो गया है। इस टोकन स्लिप के ऊपर और नीचे टोकन नंबर प्रिंटेड है। टोकन नंबर के साथ साथ इस टोकन नंबर का बार कोड भी जनरेट हो गया है। इस बार कोड का फ़ायदा ये होगा कि ये पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है या लेबॉर्ट्री में जाता है या फार्मेसी में जाता है तो वहाँ पर उनको ये टोकन नंबर एंटर करके पेशेंट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इस बार कोड के ज़रिए ही स्कैनर यूज़ करते हुए, बार कोड स्कैनर, पेशेंट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं अपनी मुतलका मॉड्यूल या सर्विस के लिए। इस पेज के ऊपर हम ये भी देख सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन शीट प्रिंट करने की भी ऑप्शन है। ये एक ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शन शीट प्रिंट होगी यहाँ से। इसका फ़ायदा ये होगा कि डॉक्टर को पेशेंट का बायोडाटा अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पर हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये पहले से ही इस पेज पे प्रिंटेड होगा और डॉक्टर का टाइम बचेगा। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि इसके ऊपर डॉक्टर जो भी तफसीलात लिखता है, अगर कोई टेस्ट लिखता है या फार्मेसी की प्रोडक्ट्स लिखता है या अल्ट्रासाउंड लिखता है, तो वो पेशेंट जब ये शीट लेकर मुतलका डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो डायरेक्टली इस पेशेंट को सिलेक्ट कर लेंगे उसके टोकन नंबर से, और ऑटोमेटिकली टैग हो जाएगा कि ये पेशेंट किस डॉक्टर ने उनके पास रेफ़र किया है। तो इस तरह उनका बहुत सारा टाइम बचेगा। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, बैक पेज पे आता हूँ तो ये मेरा टोकन था इन डॉक्टर साहिब के लिए। अभी मैं एक और पेशेंट रजिस्टर करता हूँ इन्हीं डॉक्टर साहब के लिए। मैं टोकन्स में आऊँगा, जनरेट टोकन पे आऊँगा। यहाँ से मैं एक पेशेंट सेलेक्ट करूँगा और उन्हीं डॉक्टर साहिब को दोबारा सिलेक्ट करके उनका टोकन जनरेट कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन डॉक्टर साहिब का दूसरा पेशेंट है, जबकि कंसल्टेंट ओपीडी क्लिनिक के लिए 27वां पेशेंट है।
फ़र्ज़ करें कि अभी ये डॉक्टर साहिब इसी पेशेंट को, जिसका नाम आमिर लियाकत है, इसका मैं अभी टोकन नंबर चलें सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ईसीजी लिख के देते हैं या एक्सरे लिख के देते हैं, तो वो पेशेंट दोबारा हमारे ओपीडी काउंटर पर आएगा। तो हमारा स्टाफ यहाँ पर उसका टोकन नंबर एंटर करेगा और सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेगा। यहाँ से अब वो प्रोसीजर या सर्विस को सिलेक्ट करेगा और ईसीजी को सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह से इस पेशेंट का ईसीजी का टोकन अब जनरेट हो गया है। फ़ायदा क्या हुआ है हमें कि पूरा टाइम बच गया है अब ओपीडी काउंटर वालों का, और ये भी पता लग गया है कि ये जो टोकन ये जो पेशेंट है इसको किस डॉक्टर ने रेफ़र किया है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि हम टोकन्स में आके लिस्ट देखते हैं कि आज के दिन हमारे किस किस डिपार्टमेंट के टोटल कितने पेशेंट्स आए हैं, उनके कितने चार्जेस बने हैं, अगर कोई रिफ़ंड है तो कितना रिफ़ंड था, नेट टोटल कितना बना, हॉस्पिटल का शेयर कितना बना और डॉक्टर का शेयर कितना बना। ये डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आ रही है और नीचे नेट टोटल आ रहा है हर चीज़ का। हम दोबारा टोकन्स में आके कंसल्टेंट ओपीडी के अंदर आकर मुतलका डॉक्टर को सिलेक्ट करके उसकी तफसीलात भी देख सकते हैं। इस पेज के ऊपर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि डॉक्टर साहिब का कितना शेयर बन चुका है अभी तक के पेशेंट्स के लिए, यानी अनपेड जो शेयर होगा जितने भी पेशेंट्स का हो, चाहे वो आज के हों चाहे पुराने हों, वो सारे इस जगह पर आ जाएंगे। हम ये भी देख सकते हैं कि आज से पहले इन डॉक्टर साहिब के जो शेयर पे किए जा चुके हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस डेट के हैं, कितने पेशेंट्स थे और कितना शेयर था। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखना चाहेंगे वो ये होगा कि कंपाइल्ड रिपोर्ट के अंदर आकर मैं आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ और देखूँगा कि आज के दिन मेरे पास टोटल इनकम कितनी हुई है। अभी तो चूँकि सिर्फ टोकन जनरेट हुए हैं मेरे पास, तो सिर्फ उन्हीं की तफसीलात आ रही हैं। लैब की, फार्मेसी की या इंडोर की तफसीलात भी आ जाएंगी जब उनके पेशेंट्स मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। अब देखें यहाँ पर आ रहा है 52,600। ये नेट टोटल बना जो आज के दिन के हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स या डॉक्टर्स के पेशेंट्स आए। आगे लिखा हुआ आ रहा है कितना रिफ़ंड था, वो भी यहाँ पर आ गया। नेट टोटल कितना बना वो भी यहाँ पर आ गया। अगर कोई हमने शेयर पे किया है डॉक्टर को तो उसकी इंडिविजुअल्स की डिटेल यहाँ पर आ रही हैं और नीचे नेट टोटल आ रहा है, वो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा। और इधर नीचे एक्सपेंडिचर डिटेल्स में आकर हम वो 2 शेयर्स भी देख सकते हैं। चलें, अभी ये 2 पेशेंट्स हमने एक डॉक्टर के रजिस्टर किए थे और उन डॉक्टर को अभी हमने शेयर पे करना है। अभी मैं दोबारा कंसल्टेंट ओपीडी में आता हूँ, अपने मुतलका डॉक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, इनका जो शेयर बन रहा है उसको मैं पे करता हूँ। तो देखें अब अनपेड शेयर के अगेंस्ट कोई टोकन मौजूद नहीं है, यानी अभी तक के लिहाज से जितने भी पेशेंट इन डॉक्टर के आए थे उनका शेयर मैंने पे कर दिया। और जो सबसे ऊपर ये लास्ट जो शेयर पे किया गया है उसकी रसीद में प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने डॉक्टर से सिग्नेचर ले लेने हैं, फिर इसको अपने पास रख लेना है और शाम को यानी अपनी ड्यूटी के ख़त्म होने के बाद इसको अकाउंट्स ऑफिस में जमा कराना है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम डॉक्टर से कंफर्मेशन मिल गई है कि किस किस पेशेंट का शेयर उसने रिसीव कर लिया है, और ये सारा के सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर साहब जाने लगे हैं, लेकिन जाने से पहले ही एक और पेशेंट उनके लिए आ गया है। वो 2 पेशेंट्स का शेयर पहले से ही रिसीव कर चुके हैं। मैं यहाँ से एक और टोकन जनरेट करता हूँ उन डॉक्टर साहब के लिए, और अभी मैं अगर कंसल्टेंट ओपीडी में आऊँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे उन पिछले 2 पेशेंट्स का शेयर तो उन्हें पे हो चुका है, लेकिन अभी जो पेशेंट जो अभी आया है उसका शेयर पे करना अभी बाकी है। तो कंप्यूटर ने खुद ही हर चीज़ को याद रखा है और आपके लिए आसानी पैदा की है। अब देखिए, मैं किसी और डॉक्टर को अगर खोलूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि
वो तमाम शेयर जो कि अनपेड होगा मुख्तलिफ़ डेट्स का, जब तक डॉक्टर को हम पे नहीं करेंगे वो अनपेड की कैटेगरी में ही आता रहेगा। तो अगर आप शेयर पे करना भूल गए हैं या डॉक्टर शेयर रिसीव करना भूल गया है, तब भी कंप्यूटर उसको याद रखेगा और जब भी आप उनको पे करने लगेंगे, पिछले तमाम जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली ऐड ऑन होता जाएगा। इस तरह से हम पेशेंट का शेयर डॉक्टर को पे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं पिछला पेशेंट वही खोलता हूँ और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो ये पेशेंट है जिसका ये टोकन नंबर है, इसको कुछ रिफ़ंड कर दें। अभी तक के लिहाज से आप देख सकते हैं कि इनका 1400 शेयर बनता है। यहाँ पर आके हम ऐड रिफ़ंड करते हैं और टोकन नंबर एंटर करते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टोकन को और यहाँ से मैं डॉक्टर रिफ़ंड के तौर पे 500 रुपया ऐड कर देता हूँ। मैं कंफर्म करता हूँ रिफ़ंड को और ये मेरे पास रिफ़ंड ऐड हो गया है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये 2000 रुपया टोटल चार्जेस थे और 500 रुपया रिफ़ंड हो गया है। फ़र्ज़ करें कुछ देर बाद डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं जी 200 रुपया इसे और रिफ़ंड कर दें, मैं वो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मैं जब प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि टोटल और जितना रिफ़ंड जिस डेट और टाइम पे दिया गया है उसकी तफसीलात हमारे पास अपडेट होती जाएंगी। मैं दोबारा टोकन्स में आके कंसल्टेंट ओपीडी में आता हूँ, इन डॉक्टर साहिब को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उनका शेयर ऑटोमेटिकली कम हो गया है रिफ़ंड के बाद। मैं इनका शेयर पे कर देता हूँ और अभी मैं अगर दोबारा इस पे मज़ीद रिफ़ंड ऐड करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम उसे डिसअलाउ कर देता है, क्योंकि हॉस्पिटल का और डॉक्टर का शेयर पे हो चुका है। तो अब इस टोकन के ऊपर मज़ीद रिफ़ंड ऐड नहीं हो सकता। हमने जो कुछ भी आज के दिन में काम किया उसकी तफसीलात ये कंपाइल्ड रिपोर्ट के अंदर हमें नज़र आ रही हैं। कंपाइल्ड रिपोर्ट में आया, आज का डेट सेलेक्ट की मैंने, जो भी मेरे पास इनकम आई उसके ऊपर जो भी रिफ़ंड हुआ और जो भी शेयर पे किया उसकी समरी मेरे पास, कैश इन हैंड, इन सारी चीज़ों की तफसीलात मेरे पास राइट साइड पे आ रही हैं। जितना भी हमने शेयर पे किया वो भी यहाँ पर आ रहा है। जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे ये हमारा पूरा पेज ऑटोमेटिकली फिल होता रहेगा। इसीलिए इसका नाम कंपाइल्ड रिपोर्ट है, या इसे सेल्स एंड कैश रजिस्टर भी कह सकते हैं।